सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज के क्लास में हम सेमेस्टर परीक्षा 2018 दो पेपर कोड है 2042 ए अप्लाइड फिजिक्स 1 सब्जेक्ट के क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 12 पार्ट्स हैं। 12 पार्ट्स में सभी के आंसर्स इस क्लास में बताए जाएंगे। तो 1 बाई के आंसर देखेंगे। क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट है, निम्न में से कौन सी भौतिक राशि की विमा नहीं होती लेकिन मात्रक होता है? विकृति, कोण, ऊर्जा। यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज यूनिट बट नो डायमेंशन? स्ट्रेन, एंगल, एनर्जी। क्वेश्चन 1 जिसमें 12 पार्ट्स हैं, 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें से 10 करने हैं। तो पहला क्वेश्चन बताया गया, तो इसका आंसर है, पार्ट ए का आंसर है फिजिकल क्वांटिटी हैज यूनिट बट नो डायमेंशन। यानी ऐसी भौतिक राशि जिसकी मात्रक तो होती है लेकिन विमा नहीं होती, यानी विमीय सूत्र उसका हम m⁻0 l⁻0 t⁻0 ही होता है। तो ऐसी उसमें से आंसर बी ही है, एंगल, कोण। कोण, एंगल ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मात्रक तो होता है, एंगल ऑफ यूनिट ऑफ एंगल, एंगल का मात्रक रेडियन होता है, बट इट हैज नो डायमेंशन। एंगल का कोई विमीय सूत्र नहीं होता। m⁻0 l⁻0 t⁻0 इस तरह से इसकी डायमेंशंस सब 0 पावर्स हैं डायमेंशंस। तो ये सही आंसर है एंगल। हम तो इसका राइट आंसर एंगल है, बी ऑप्शन है एंगल। और क्वांटिटीज जो दी गई फिजिकल क्वांटिटीज, स्ट्रेन मात्रक विहीन, यूनिटलेस भी होता है, डायमेंशनलेस, विमाहीन भी होता है। जबकि एनर्जी यानी ऊर्जा, इसका यूनिट जूल यानी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, एंड डायमेंशनल फार्मूला ml² t⁻⁻2। तो ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया, इसको कैपिटल ब्रैकेट में ही लिखेंगे तभी ये करेक्ट होगा, अदरवाइज हमारा डायमेंशनल फार्मूला इनकरेक्ट होगा। और डायमेंशंस पूछी जाएगी, तो ये जो पावर्स हैं mlt पर, यही पावर्स डायमेंशंस कहलाती हैं। डायमेंशन ऑफ मास इन एनर्जी, ऊर्जा में द्रव्यमान की विमा 1। डायमेंशन ऑफ लेंथ इन एनर्जी, ऊर्जा में लंबाई की विमा 2। डायमेंशन ऑफ टाइम इन एनर्जी, ऊर्जा में समय की विमा -2। तो ये इस तरह से हमें आंसर केवल एंगल बी पर टिक कर देना है। ये बाकी जानकारियां फर्दर के लिए बताई गई हैं। मोर नेक्स्ट पार्ट है 1b, मापी गई राशि नंबर है 20.030 में कितने सार्थक अंक हैं? 2, 4, 5। यानी हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन मेजर्ड क्वांटिटी 20.030? 2, 3, 2, 4, 5। तो इसमें से फाइंड करना है हाउ मेनी नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। इसका आंसर हम नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें काउंट करेंगे। चूंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स ये डेसिमल संख्या दी हुई है, यानी ऐसी संख्या जिसमें दशमलव है, तो दशमलव वाली संख्या में सभी नंबर्स सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो ये हम नंबर ऑफ पूरे नंबर्स काउंट कर लेंगे, तो ये नंबर्स 5 हैं। तो ये 5 हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, फर्दर जानकारी के लिए बताया जा रहा है कि आंसर केवल सी ऑप्शन लिखेंगे 5। फर्दर जानकारी के लिए, मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन एनी मेजरमेंट रिजल्ट दैट कैन कंप्लीटली रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी किसी भी मापन परिणाम में अंकों की वह न्यूनतम संख्या, यानी संख्या में न्यूनतम अंक जिनके द्वारा मेजरमेंट रिजल्ट या मापन परिणाम पूरी तरह से दर्शाया जा सके, वो अंकों की संख्या कहलाती है सिग्निफिकेंट फिगर्स, सार्थक अंक। तो इनको पहचानने के लिए कुछ नियम हैं। पहला नियम,
इंटीजर यानी पूर्णांक संख्याओं के लिए है। पूर्णांक संख्याओं के लिए नियम कैसे लागू होता है? अगर संख्या पूर्णांक है, इफ नंबर इज इंटीजर, देन ऑल जीरो ऑफ राइट साइड ऑफ नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। यदि संख्या पूर्णांक है तो संख्या के दाहिनी तरफ के सभी जीरो सार्थक अंक नहीं होते हैं, उनको सार्थक अंक नहीं काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 501000, तो ये संख्या इंटीजर है। इसके राइट साइड के सभी जीरो, जो भी राइट साइड में जीरो हैं, उनको हटा के तब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करेंगे। 1 2 3, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। इसी तरह से ये संख्या, इसके राइट साइड के सभी जीरो हम हटाएंगे, इसके बाद पूरे नंबर काउंट करेंगे। यहाँ 6 डिजिट्स सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और 1000 में केवल 1 ही है जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो इस तरह से इंटीजर वाली संख्याओं में हम राइट साइड के जो जीरो होते हैं उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं मानते। फॉर डेसिमल नंबर, दशमलव वाली संख्याओं के लिए, ऐसी संख्या जिसमें दशमलव लगा हो, तो उनके लिए ये नियम लागू होता है। इफ देयर इज डेसिमल नंबर, डेसिमल इन नंबर, यानी यदि संख्या में दशमलव है तो देन ऑल डिजिट्स इंक्लूडिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो सभी जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। कैसे? 10.00, तो इसमें अगर संख्या में दशमलव है तो हम सारे अंक को काउंट कर लेंगे, चाहे जीरो हो चाहे नॉन जीरो, सब सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो इसमें 4 डिजिट्स हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस वाली संख्या में 8 अंक हैं तो 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। इस वाली संख्या में 5 हैं तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। इसमें डेसिमल नंबर्स में, दशमलव वाली संख्या में एक एक्सेप्शन है जिसको आगे दिखाया जा रहा है। यदि संख्या 1 से छोटी है, जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने हैं, वो नंबर लेस देन 1, इफ नंबर इज लेस देन 1 देन दिस रूल विल फॉलो। क्या होगा? ऑल जीरो आफ्टर डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी दशमलव के बाद के सभी जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते, सार्थक अंक नहीं होते, उनको हटा के तब अंकों की संख्या काउंट की जाती है। तो दशमलव के जस्ट बाद वाले, यदि संख्या 1 से छोटी है, ये संख्या 1 से छोटी है, तो दशमलव के बाद वाले जीरो, इन 2 जीरो को हटा देंगे, बाकी जहां से नॉन जीरो नंबर शुरू होता है वहां से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करेंगे और सभी अंकों को काउंट करेंगे। तो यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ पर 2 जीरो जो दशमलव के बाद के हैं उनको हटाएंगे, फिर इसके बाद हमारी संख्या 4 अंकों की हो गई। तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ भी दशमलव के बाद वाला जीरो हटा देंगे और फिर काउंट करेंगे, हमारे पास 4 डिजिट्स हैं। दशमलव के बाद जैसे ही नॉन जीरो अंक शुरू होता है, फिर वहां से सभी जीरो एंड नॉन जीरो अंक काउंट करते हैं हम डेसिमल नंबर्स में। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी सार्थक अंक पहचानने के हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का सी, निम्न भौतिक राशियों में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, यानी फाइंड करना है इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी सदिश राशि नहीं है। आवेग, संवेग, सामर्थ्य। Among the following physical quantity, which one is not a vector quantity? इनमें से कौन वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? इम्पल्स, मोमेंटम एंड पावर। तो इसका आंसर देखें। आंसर है which is not a vector quantity, इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है? तो आंसर है पावर, सी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है पावर। सामर्थ्य वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो क्वांटिटीज के बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लेंगे। क्वांटिटीज 3 टाइप की हैं, 3 टाइप। स्केलर क्वांटिटीज अदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटीज सदिश राशियां एंड टेंसर क्वांटिटीज प्रदिश राशियां। सबसे पहले अदिश राशियां। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज कहलाती हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो केवल मैग्नीट्यूड यानी परिमाण द्वारा व्यक्त की जाती हैं, ऐसी राशियां अदिश राशियां स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज क्वांटिटीज नीड्स मैग्नीट्यूड ओनली, परिमाण की आवश्यकता होती है, तो ऐसी राशियां अदिश राशियां हैं। दूसरी सदिश राशियां वेक्टर क्वांटिटीज। रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज क्वांटिटीज
नीड्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है इन राशियों को पूरी तरह से प्रदर्शित करने के लिए या व्यक्त करने के लिए। तो ऐसी राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं। तीसरी टाइप की राशियां हैं टेंसर क्वांटिटीज, प्रदिश राशियां। टेंसर क्वांटिटीज ऐसी राशियां हैं या द क्वांटिटीज विच हैज डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शन आर कॉल्ड टेंसर क्वांटिटीज। यानी ऐसी राशियां जिनकी विभिन्न दिशाओं में विभिन्न वैल्यूज हों, यानी विभिन्न वैल्यूज रखती हों, अलग अलग, जैसे ही दिशा चेंज हो रही है अलग अलग इनकी वैल्यूज आ रही हैं, सिमेट्रिकल नहीं है, तो ऐसी क्वांटिटीज टेंसर क्वांटिटीज यानी प्रदिश राशियां कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल स्ट्रेस, प्रतिबल, तो प्रतिबल में डायरेक्शन बदलने से हमारा प्रतिबल की वैल्यू बदल जाती है, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, तो इसलिए हम इसको स्ट्रेस को टेंसर क्वांटिटी कह देते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्वाघूर्ण, इसकी भी वैल्यू एक्सिस ऑफ रोटेशन अलग कर देने से, दूसरी लेने से हमारा जड़त्वाघूर्ण बदल जाता है। डायरेक्शन चेंज करने से, एक्सिस ऑफ रोटेशन को रोटेट करने से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाता है। तो इस तरह की क्वांटिटीज टेंसर क्वांटिटीज कहलाती हैं। एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, विद्युतशीलता, जिसको एप्सिलॉन जिसको काई से लिखते हैं, तो ये भी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी भी हमारा टेंसर क्वांटिटीज है। टेंसर क्वांटिटीज के लिए हम मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं, तो इनको मैट्रिक्स द्वारा ही हम व्यक्त करते हैं। तो ये तीन टाइप की हमारी क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, इन तीन सेट में डिवाइडेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का डी, रेखीय तथा कोणीय त्वरण में संबंध लिखिए। राइट डाउन रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशंस। यहां केवल रिलेशन लिखना है, तो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ए एंड अल्फा, ए इक्वल टू आर अल्फा। ये रिलेशन लिखते ही हमें 1 नंबर मिल जाएगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और इसमें आर की वैल्यू लिखनी पड़ेगी हमें। आर क्या है इसके बारे में लिखना पड़ेगा। आर इज रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या है। ए लीनियर एक्सेलरेशन, रेखीय त्वरण। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कोणीय त्वरण। इसका प्रूफ, फार्मूले का प्रूफ लिखना नहीं है, इसको जानकारी के लिए हम बता दें। वी नो दैट अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, यानी कोणीय त्वरण डी ओमेगा बाई डी टी होता है। ओमेगा कोणीय वेग है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ओमेगा की वैल्यू रखेंगे, वी इक्वल टू आर ओमेगा से ओमेगा की वैल्यू रखेंगे, तो हमारा अल्फा इक्वल टू डी बाई डी टी वी अपान आर हो गया। तो 1 अपान आर बाहर निकाल लेंगे। ये टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही है, इसलिए हम डीवी बाई डी टी लिखेंगे। और डीवी बाई डी टी एक्सेलरेशन होता है, ए इक्वल टू आर अल्फा। तो ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का ई, एक कण आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर वी चाल से, समान चाल वी से गति कर रहा है। 1/4 आवर्त काल में इसका विस्थापन क्या होगा। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विथ यूनिफॉर्म स्पीड वी, व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट इन क्वार्टर टाइम ऑफ पीरियड। तो इसका सोल्यूशन है 1/4 चक्कर में कण का विस्थापन। तो 1/4 चक्कर में कण का विस्थापन निकालेंगे। टाइम पीरियड पहले देख लेते हैं। टाइम पीरियड कैपिटल टी क्या होता है, टाइम टेकन इन 1 कंप्लीट साइकिल। एक साइकिल कहां से होगा, ए से स्टार्ट किया, ए पर पहुंच जाएगा, फिर तो 1 साइकिल हो गया। 1 साइकिल में इसका 1/4 निकालेंगे, तो 1/4 ए टू बी, यानी पार्टिकल ए टू बी जाएगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा जिसकी साइड्स आर एंड आर हैं, और ये वाली ए बी डिस्टेंस निकालनी है। ए बी डिस्टेंस निकाल लेंगे सीधे सीधे पाइथागोरस थ्योरम से, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट आर रूट 2। तो ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। यही नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का एफ, निम्न में से कौन सा सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, इसके लिए पहला स्टेटमेंट है वृत्तीय गति में शक्ति क्षय नहीं होती, नो पावर वेस्ट इन सर्कुलर मोशन।
सेकंड ऑप्शन है घर्षण बल संपर्क सतहों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट। थर्ड ऑप्शन है वस्तु द्वारा किया गया कार्य और इसकी ऊर्जा में परिवर्तन के मध्य संबंध डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू होता है, यानी वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू बाई ए बॉडी एंड चेंज इन इट्स एनर्जी डेल्टा यू आर रिलेटेड टू डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ये हम देखेंगे। तो इसका आंसर है, राइट आंसर है बी, फ्रिक्शन फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया इन कांटेक्ट, यानी घर्षण बल सरफेस एरिया संपर्क क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। घर्षण बल संपर्क क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दो सतहें हैं, उनके बीच जो संपर्क क्षेत्रफल होगा उनके अनुक्रमानुपाती घर्षण बल होगा। तो ये राइट आंसर है। पहला आंसर क्यों इनकरेक्ट है? नो पावर इज वेस्टेड इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में कोई पावर वेस्ट नहीं होती। पावर जब तक डिलीवर करेंगे तभी तक हमारी सर्कुलर मोशन होगी, अदरवाइज सर्कुलर मोशन स्टॉप हो जाएगी। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन वर्क डन इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, ये भी आंसर रॉन्ग है, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम से हमें मालूम है डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा के, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा वर्क जो किया गया उसकी वो वर्क इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है वर्क डन। तो यहाँ ये चेंज इन एनर्जी ये रॉन्ग हो गया, यहाँ काइनेटिक एनर्जी होता तभी ये स्टेटमेंट सही होता, इसलिए ये थर्ड वाला भी रॉन्ग हो गया। तो आंसर बी, बी इज राइट एंड अदर टू ऑप्शंस आर रॉन्ग। ये रॉन्ग ड्यू टू यहाँ टोटल एनर्जी दे दिया गया है, जबकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम से ये हमारा आ गया। एंड नो पावर इज वेस्टेड इन सर्कुलर मोशन, पावर तो वेस्ट होगी ही जब भी मोशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का जी, स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू एस गतिज घर्षण गुणांक म्यू के घूर्णन घर्षण गुणांक म्यू आर में संबंध है। म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के इज ग्रेटर देन म्यू आर। सेकंड ऑप्शन म्यू एस ग्रेटर देन म्यू आर ग्रेटर देन म्यू के एंड म्यू के ग्रेटर देन म्यू आर ग्रेटर देन म्यू एस। तीनों में कौन सा राइट रिलेशन है? यानी द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस, काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के एंड रोलिंग फ्रिक्शन म्यू आर में करेक्ट रिलेशन क्या है? तो इसका आंसर देखेंगे। करेक्ट रिलेशन सी, म्यू के इज ग्रेटर देन म्यू आर इज ग्रेटर देन म्यू एस, यानी म्यू एस सबसे स्मॉल होगा, फिर म्यू आर, फिर म्यू के। तो म्यू के सबसे हायर होगा। कैसे होगा? हम जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन यानी गतिक घर्षण गुणांक म्यू के, ये क्या है? जब भी स्लाइड मोशन होगी, स्लाइडिंग, हम जानते हैं जब भी स्लाइडिंग होगी तो एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है उसके अपोजिट हमारा एफ के यानी गतिक घर्षण गुणांक बल लगेगा, गतिक घर्षण बल काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा और इसके कारण हमारा कोफिशिएंट म्यू के आएगा। तो म्यू इस केस में हम जानते हैं ये, और दूसरे केस में कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, हमारा जब वस्तु रोल करेगी तो वहां पर रोलिंग फ्रिक्शन काम करेगा और रोलिंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट हमारा म्यू आर एफ आर इक्वल टू म्यू आर एम जी। तो ये चूंकि हमारा इन दोनों में से जिसका कांटेक्ट एरिया ज्यादा होगा वो फ्रिक्शन ज्यादा होगा। देख यहाँ पर कांटेक्ट एरिया बहुत कम है संपर्क क्षेत्रफल, और यहाँ पर संपर्क क्षेत्रफल ज्यादा है, तो इस वजह से म्यू के ज्यादा होगा म्यू आर से। और तीसरा है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, देख लेंगे। ये तब की सिचुएशन है जब हमारा जो रोटेशनल मोशन है, रोलिंग नहीं हो रही है, नहीं, यानी बॉडी इज नॉट रोलिंग और नॉट मूविंग। देन इन दिस केस जब नॉट रोलिंग और नॉट मूविंग, तो इस केस में जाहिर सी बात है
जो एक्सटर्नल फोर्स है उसकी वैल्यू कम रहेगी, इस कारण से हमारा एफएस भी कम रहेगा। एफएस की वैल्यू हमारी एफ के बराबर होगी, कैपिटल ये एक्सटर्नल फोर्स है उसके बराबर होगी। तो रोलिंग में हमें ज्यादा फोर्स की आवश्यकता होगी, तो इस कारण से हमारा रोलिंग फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा, ये कोफिशिएंट। और स्टैटिक फ्रिक्शन, वस्तु मूव नहीं कर रही है तो इस कारण से इसकी वैल्यू कम रहेगी। जब मूव करने लगेगी तो ये म्यू आर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो सी ऑप्शन है वही सही है। सबसे लेसर स्टैटिक फ्रिक्शन, देन रोलिंग फ्रिक्शन, देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन या डायनेमिक फ्रिक्शन या काइनेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन एच, जब वस्तु ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः घूर्णन गति करती है तो इसकी कोणीय संवेग और आरोपित बल आघूर्ण के मध्य कोण कितना होता है। व्हेन ए बॉडी रोटेट्स अबाउट वर्टिकल एक्सिस, व्हाट इज एंगल बिटवीन इट्स एंगुलर मोमेंटम एंड अप्लाइड टॉर्क। क्वेश्चन एच का आंसर है रोटेशनल मोशन में हमें फाइंड करना है एंगल बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। तो इसका आंसर है एंगल बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। चूंकि एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क सेम डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए हैंस एंगल बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क इज 0, यानी दोनों के बीच का एंगल 0 है, 0 डिग्री है। कैसे है, इसका आंसर लिखना नहीं है, बस वहां बताना है 0 डिग्री है। इसका आंसर जानकारी के लिए बताया जा रहा है, कैसे आएगा देख लेते हैं। ये हमारा सर्कुलर डिस्क है, मान लेते हैं ये अपनी एक्सिस जो डिस्क से पास हो रही है, एक्सिस इसके सेंटर से उसके अराउंड रोटेशनल मोशन कर रही है, तो ये रोटेशनल मोशन की डायरेक्शन हो गई। और हमारा एंगुलर वेलोसिटी इसी एक्सिस के अराउंड ऊपर की ओर रहेगा। राइट हैंड रूल से, इस तरह से हम राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। हमारी फिंगर्स रोटेशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी, फिंगर्स रोटेशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, थंब हमारा वो ओमेगा की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से हमारा ओमेगा डिसाइडेड हो गया और ओमेगा की ही डायरेक्शन में जे होता है। और टॉर्क की डायरेक्शन के लिए आर क्रॉस एफ, हम जानते हैं टॉर्क का रिलेशन बल आघूर्ण का ये होता है आर वेक्टर इनटू फोर्स। और फिर टॉर्क की डायरेक्शन निकालने के लिए फिर से हम देख लेते हैं फोर्स किस डायरेक्शन में है। ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए फोर्स हमारा ऐसे लगेगा, तो फोर्स इसको इस डायरेक्शन में ऐसे लगाएंगे, तो हमारा आर और एफ इनके बीच में ये एंगल हो गया। राइट हैंड रूल से आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, तो आर क्रॉस एफ ये डायरेक्शन हो गई। जो थंब है हमारा, वो थंब टॉर्क की डायरेक्शन देगा, टॉर्क भी ऊपर की ही होगा जो ओमेगा या जे की डायरेक्शन है, इसलिए हमारा दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन आई, घूर्णन गति में किसी वस्तु की घूर्णन त्रिज्या उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है, यह कथन सत्य है या असत्य। रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ बॉडी इन रोटेशनल मोशन डिपेंड्स ऑन इन मास इट्स मास, दिस इज स्टेटमेंट इज ट्रू और। तो इसका आंसर है रेडियस ऑफ जायरेशन घूर्णन त्रिज्या के डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बॉडी, यानी इस तरह से हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। घूर्णन त्रिज्या बॉडी के यानी रोटेटिंग बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता, पिंड के मास पर डिपेंड नहीं करता। कैसे डिपेंड नहीं करेगा, इसका आंसर नहीं लिखना है, बस बता देना है इनकरेक्ट है। और जानकारी के लिए बताया जा रहा है कि किन किन चीजों पर निर्भर करती है। घूर्णन त्रिज्या डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ बॉडी, यानी वस्तु के आकार और रूप पर निर्भर करता है। आल्सो डिपेंड्स ऑन मास डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। के डिपेंड्स ऑन मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, हम जानते हैं आई इक्वल टू एम के स्क्वायर, ये फार्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। के इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई बाई एम। फॉर टू सेम मासेस, दो एक ही मास के बॉडीज हैं और उनका मास डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। इस केस में हम मान लेते हैं
कि पहले बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दूसरे बॉडी के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से ज्यादा है, तब हम क्या करेंगे, K1/K2 ये रेशियो निकालेंगे, तो वो जो कि होगा सेम मास है तो हम कट जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ I1/I2, हेंस ड्यू टू I1 इज ग्रेटर देन I2, हेंस K1 इज ग्रेटर देन K2। फॉर सेम मास वी फाइंड डिफरेंट रेडियस ऑफ जाइरेशन। अलग अलग घूर्णन त्रिज्याएं मिलने के कारण फॉर सेम मास, दिए गए बराबर मास के लिए हमारा घूर्णन त्रिज्याएं अलग अलग हैं, इसलिए हमारा रेडियस ऑफ जाइरेशन मास पर नहीं निर्भर करता, केवल ये मास डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। मास डिस्ट्रीब्यूशन पर ही घूर्णन त्रिज्या रेडियस ऑफ जाइरेशन निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जे, पृथ्वी तल पर m द्रव्यमान वाली वस्तु की पलायन ऊर्जा का सूत्र लिखिए। राइट डाउन द फार्मूला फॉर एस्केप एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास m ऑन अर्थ सरफेस। तो इसका आंसर है एस्केप एनर्जी एट अर्थ सरफेस। पृथ्वी तल पर पलायन ऊर्जा वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका माइनस टाइम्स होती है, माइनस यू या माइनस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के माइनस होती है, तो इस तरह से यू हमारा माइनस में होता ही है, तो दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा GMEM/RE, जहां पर m स्मॉल m मास ऑफ बॉडी है, me मास ऑफ अर्थ है, पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी का द्रव्यमान, RE रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या, G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो इस तरह से ये फार्मूला आ गया हमारा किसका, एस्केप एनर्जी पलायन ऊर्जा का, जो कि होता है माइनस टाइम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो इसलिए हमारी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा नेगेटिव होती है, तो एस्केप एनर्जी पॉजिटिव आ जाएगी। अगर एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला निकालना हो तो हम एस्केप एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये होगा हाफ mv/e², पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी है, और ये बराबर हो जाएगा एस्केप एनर्जी के, तो m से m काट देंगे, और ve का फार्मूला आ गया √2GME/RE, या GME को GRE लिखेंगे, स्मॉल GRE स्क्वायर, तो हमारा ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2GRE, या ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला मालूम है हमें, स्क्वायर रूट ऑफ GME/RE, तो इस वैल्यू को रखेंगे इसमें, तो हमारा √2 ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये रिलेशन होता है एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी में, √2 का संबंध होता है। और साथ ही साथ हमारा जो एस्केप एनर्जी है, एस्केप वेलोसिटी है पलायन वेग, वो √2GRE एट अर्थ सरफेस होता है। अगर हम अर्थ सरफेस से ऊंचाई पर निकालें तो इसमें प्लस h लगा देंगे, RE+H हो जाएगा हमारा, एट h लिख देंगे तो हमारा पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर ये एस्केप वेलोसिटी निकल आएगा। अर्थ सरफेस पर ऑर्बिटल वेलोसिटी नियरली 8 किमी पर सेकंड है, तो एस्केप वेलोसिटी निकालेंगे तो ये आएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ये हमारा एस्केप वेलोसिटी यानी पलायन वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, के ध्रुवों की श्यानता पर ताप वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर राइज ऑन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स? ये इसका आंसर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर राइज ऑन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, यानी ध्रुवों की श्यानता तापमान बढ़ाने से क्या होता है, एज टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस, यानी द्रव का तापमान जैसे जैसे बढ़ाएंगे, द्रव में स्थित मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले कोहेसिव फोर्सेस सहसंजक बल, कोहेसिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस, यानी द्रव के अणुओं के बीच में लगने वाले सहसंजक बल की मात्रा घटेगी, और इसके कारण हमारा विस्कोसिटी डिक्रीज करेगा, यानी द्रव की श्यानता घटेगी। कोहेसिव फोर्सेस जितने ज्यादा होंगे श्यानता उतनी ही ज्यादा होगी, कोहेसिव फोर्सेस जितनी कम मात्रा में लगेंगे विस्कोसिटी भी कम होती चली जाएगी।
इसी तरह से द्रव का ताप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सरफेस टेंशन भी कम होता है, पृष्ठ तनाव, और द्रव का तापमान बढ़ाने से विस्कोसिटी भी यानी श्यानता भी घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम तापीय संतुलन से संबंधित है? Which law of thermodynamics is related to thermal equilibrium? तो आंसर है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड टू थर्मल इक्विलिब्रियम। ऊष्मीय साम्यावस्था से संबंध रखने वाला ऊष्मागतिकी का नियम है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही ऊष्मीय साम्यावस्था को व्यक्त करता है, ऊष्मीय साम्यावस्था से रिलेटेड है। शून्यवां नियम देख लेंगे। ये तो राइट आंसर हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया। आगे की जानकारी के लिए बताया जा रहा है शून्यवां नियम क्या है। दो निकाय ए बी जो कि हीट इंसुलेटिंग वॉल से कनेक्टेड है, यानी इनके बीच में हीट का आदान प्रदान नहीं हो सकता। किसी तीसरे निकाय सी के साथ ये हीट का आदान प्रदान कर सकते हैं। दो सिस्टम ए एंड बी किसी तीसरे निकाय सी के साथ अलग अलग ऊष्मीय साम्यावस्था में हैं। ए और बी किसी तीसरे निकाय सी के साथ अलग अलग ऊष्मीय साम्यावस्थाओं में हैं, तो ए और बी भी आपस में ऊष्मीय साम्यावस्था में होंगे। ये ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम हो गया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इफ टू सिस्टम्स ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड सिस्टम सी separately, then A and B will also be in thermal equilibrium. This is zeroth law of thermodynamics, ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम। और व्याख्या के लिए हम दिसंबर 2019 का जो सेट सॉल्व किया गया था 2042 डी, इसके पहले वाला जो सोल्यूशन बताया गया क्वेश्चन नंबर 1 में, उसमें लास्ट क्वेश्चन उसमें ऊष्मागतिकी के तीनों नियम बताए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए उन नियमों की स्टडी कर लेंगे। आज की क्लास में इतना ही।